नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का 71वां सत्र चल रहा है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 20 सितंबर से शुरू हुए इस सत्र में रोज 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और प्रमुखों के भाषण होते हैं। यह सत्र बुलाया गया है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अ यूनिवर्सल पुश टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, मतलब दुनिया को बदलने की दिशा में कैसे सब मिलकर टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करेंगे। सोमवार को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण का इंतजार था। उड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषण में कश्मीर का जिक्र आया था कि उनके पास भारत के दमन के सबूत हैं और बुरहान वानी को यंग लीडर बताया था। इसे लेकर भारत में काफी नाराजगी हुई। तभी से सबको इंतजार था कि सुषमा स्वराज क्या जवाब देती हैं। पुराने समीकरण तोड़ने होंगे, अपनी पसंदगियां नापसंदगियां एक तरफ रखनी होंगी, मोह त्यागने होंगे, एहसानों को भूलना होगा और एक दृढ़ निश्चय के साथ इकट्ठे होकर इस आतंकवाद का सामना करने की रणनीति बनानी होगी। ये मुश्किल काम नहीं है अध्यक्ष महोदय, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। ये काम हो सकता है और ये काम हमें करना है। नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली संततियां हमें माफ नहीं करेंगी। हाँ, यदि कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर हम उसे अलग थलग कर दें। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विदेश मंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात की। हालांकि उनके भाषण का ये पूरा हिस्सा आपने नहीं सुना, थोड़ा सा ही हिस्सा सुना है, बाकी हिस्सा हम बाद में भी सुनाएंगे। उन्होंने ये कही कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हमें पुराने समीकरण तोड़ने होंगे, मोह त्यागने होंगे और एहसानों को भूलना होगा। क्या उनका यह संदेश अमेरिका के लिए भी था? पाकिस्तान से मोह किसका हो सकता है? पाकिस्तान का एहसान कौन ढो रहा है? हमने अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के भाषणों को भी खंगाला, यह देखने के लिए कि इन्होंने आतंकवाद पर क्या बोला है। क्या इनकी बातों में भारत पाकिस्तान को लेकर कोई चिंता है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि आतंकवादी हर जगह लोगों को मार रहे हैं, हमें आतंकवाद की जड़ों तक पहुंचना होगा, पता लगाना होगा कि उनके मेंटर कौन है, गुरु कौन है, कौन पैसा दे रहा है, कौन हथियार दे रहा है। हमने अपने यहां कट्टरवाद, रेडिकलिज्म के खिलाफ जोर शोर से अभियान चलाया हुआ है और समाज के सभी वर्गों का इसमें आह्वान किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के भाषण में दुनिया में हिंसा और नफरत की बात है, आतंकवाद की नहीं। श्रीलंका और नेपाल ने बुद्ध के उपदेशों के आधार पर शांति कायम करने में मदद की बात की है। बांग्लादेश और नेपाल ने आतंकवाद के लिए किसी देश का नाम नहीं लिया। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि उनका क्षेत्र भी आतंकवाद से प्रभावित है। दुनिया को एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ने की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। नेपाल ने कहा कि आतंकवाद रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय असफल रहा है। नेपाल ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया में टकराव का जल्द से जल्द समाधान हो, देशों की संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। नेपाल ने फिलिस्तीन के लोगों के स्वतंत्र राष्ट्र की मांग का समर्थन किया। फिलिस्तीन की जनता का समर्थन करने की नेपाल की नीति ने मुझे प्रभावित किया और हैरान भी। पाकिस्तान ने भी फिलिस्तीन का जिक्र किया अपने भाषण में। 18 सितंबर को उड़ी सेना कैंप पर आतंकी हमला हुआ था, लेकिन 2 दिन बाद जब संयुक्त राष्ट्र का सत्र शुरू होता है तो भारत के पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान को छोड़ कोई भी देश आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के प्रति मुखर तरीके से नहीं बोलता है, बल्कि किसी देश का नाम ही नहीं लेता है। बड़े देश भी नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि भारत में दावा किया जा रहा है कि दुनिया के कई देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तो अपने न्यूयॉर्क में हुए आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया, 9/11 का जिक्र नहीं किया, जबकि सुषमा स्वराज ने इन दोनों घटनाओं का जिक्र किया।
अमेरिका के राष्ट्रपति के भाषण में आतंकवाद का बहुत ही संक्षिप्त जिक्र है। उन्होंने तो न्यूयॉर्क का भी जिक्र नहीं किया, जैसा कि बताया। उन्होंने इतना भर कहा है कि आतंकवादी नेटवर्क सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर नौजवानों को बहका रहे हैं, मुसलमानों और निर्दोष आप्रवासियों के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। 3-4 लाइन में ही बराक ओबामा ने आतंकवाद पर अपनी बात समेट दी। यह जरूर कहा कि हम देख रहे हैं कि कई सरकारें पत्रकारों का मुंह बंद कर रही हैं, गला दबा रही हैं, असहमति को कुचला जा रहा है। मैं बेहद विनम्रता से कहना चाहता हूं कि 7-8 देशों के प्रमुखों के भाषण पढ़ने के बाद यही लगा कि संयुक्त राष्ट्र का यह बहुप्रचारित मंच काम चलाऊ भाषण देने के अलावा कुछ नहीं है। आप यूएन की वेबसाइट पर जाकर इन भाषणों को पढ़कर अपना निर्णय बना सकते हैं। साधारण, औसत और सतही भाषणों का ऐसा शानदार संग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर भारत की विदेश मंत्री का भाषण नहीं होता तो इस पर बात हो सकती थी कि संयुक्त राष्ट्र की इस सभा में दिए गए सैकड़ों की संख्या में भाषणों का क्या मतलब है। बांग्लादेश तक ने भारत का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, जबकि भारत की विदेश मंत्री ने ढाका और काबुल में हुए आतंकवादी हमले का ना जिक्र किया। क्या सारे देश आतंकवाद को लेकर इस तरह से मुखर नहीं हो सकते थे? फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि कई देशों पर आतंकवादियों का नियंत्रण होता जा रहा है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। बोको हरम और अलकायदा के कारण पूरा इलाका अस्थिर हो गया है। फिर वे साफ साफ कहते हैं कि अफ्रीकी लोगों की सुरक्षा अफ्रीकियों को ही करनी होगी, सेना को उपकरणों से लैस करना होगा ताकि वे इनका मुकाबला कर सके। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र से आग्रह करता है कि कब तक हम मित्र देश के खिलाफ आतंकवादी हमला होने पर निंदा करते रहेंगे और सहानुभूति की बात करेंगे। अगर फ्रांस हमले की निंदा को खानापूर्ति नहीं बनाना चाहता था तो कम से कम उड़ी में हुए आतंकी हमले का जिक्र कर सकता था। भारत में बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया कि फ्रांस ने कड़ी निंदा कर दी है। साफ है, भारत पर आतंकवाद पर भारत जो है अकेले लड़ाई लड़ रहा है, बाकी देश नौटंकी कर रहे हैं। उनके लिए आतंकवाद से लड़ने का मतलब है सीसीटीवी कैमरा लगाना। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने सोमालिया से आतंकवाद भगाने में अपने देश की भूमिका का लंबा गुणगान कर दिया है और कहा है कि आज आतंकवाद के जिस खतरे का हम सामना कर रहे हैं वो किसी एक देश से नहीं आता है, बल्कि अलग अलग जगहों पर मौजूद है। जिस तरह के ग्लोबल नेटवर्क का वो इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए अलग तरीके के ग्लोबल जवाब की जरूरत है। आतंकवादी बैंकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, एयरलाइन को निशाना बना रहे हैं। ब्रिटेन हिंसा आधारित कई तरह के उग्रवाद का जिक्र करता है, नव नाजीवाद का जिक्र करता है। भारत पाकिस्तान को भूल जाता है, उसके तनाव को। विदेश मंत्री ने सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन एक जगह वे नाम लेती हैं अपने भाषण में, जब वे कहती हैं कि हमने 2 साल में मित्रता का वो पैमाना तय किया जो पहले कभी नहीं था, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? पठानकोट, बहादुर अली और उड़ी। बहादुर अली हमारे कब्जे में एक आतंकवादी है जिसका कबूलनामा एक जिंदा सबूत है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद में शामिल है। आखिर में विदेश मंत्री ने चलते चलते कहा कि 1996 से भारत आतंकवाद पर विस्तार से चर्चा और प्रस्ताव की मांग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने आज तक उसे नतीजे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाया। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हम आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं बना सके जिसके तहत आतंकवादियों को सजा दी जा सके या उनका प्रत्यर्पण एक देश से दूसरे देश में हो सके। कुल मिलाकर जितने प्रमुखों के भाषण मैंने सुने पढ़े आतंकवाद पर, उनमें सुषमा स्वराज का ही भाषण थोड़ा साफ साफ है और मुखर रूप से है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि विदेश मंत्री को बधाई। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में व्यापक वैश्विक मुद्दों पर ठोस, प्रभावी और स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने के लिए। ट्वीट अंग्रेजी में था, अनुवाद मेरा हिंदी में है। कांग्रेस को विदेश मंत्री का भाषण प्रभावी नहीं लगा। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट है कि सुषमा स्वराज के भाषण से निराशा हुई है। पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्रवाद कहने से वो क्यों संकोच करती रहीं। पिछले साल भी सुषमा स्वराज ने इसी सभा में नवाज शरीफ की तरफ से शांति के 4 बिंदुओं के प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा था कि हमें 4 बिंदु की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बिंदु, आतंकवाद छोड़ दीजिए और बैठकर बात कर लीजिए। केरल में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से युद्ध की जगह मिलकर गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण के खिलाफ युद्ध की बात कही है, लेकिन पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति की बात भी कही। क्या सुषमा स्वराज का यह भाषण उस दिशा में आक्रामक कदम है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ हैं शिवम विज, हैं कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं हफिंगटन पोस्ट इंडिया के, हिंदी में योगदान संपादक, और ज्योति मल्होत्रा जी हैं, आप कॉलमिनिस्ट हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, विदेश नीतियों पर लिखती रही हैं। शिवम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस जवाब का इंतजार हो रहा था सुषमा स्वराज का, क्या वो उसी के अनुरूप था? और जो नवाज शरीफ ने
अपने भाषण में कहा, उसका तुर्की उन्होंने जवाब दिया पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए, मेरे ख्याल से पहले तो जो मोदी जी की कोझिकोड में जो भाषण था, उससे थोड़ी सी हमारी उम्मीदें कम कर दी गई कि थोड़ा वॉर रेटोरिक कम करना पड़ेगा, थोड़ा ये जो जंगबाजी है। और सुषमा जी ने जो कहना तो वो कहा, लेकिन बहुत संयम रूप से कहा। मैं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन भाषण उन्होंने दिया। लेकिन जो आपने बोला कि इस भाषण का मतलब क्या है, इससे होगा क्या, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। कि भाषण तो अच्छा था, पर इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि यही भाषण उन्होंने एक तरह से उतना ही स्ट्रांग पिछले साल का भी भाषण है जब वो पाकिस्तान को कहते हैं कि एक आतंकवाद छोड़ दीजिए, मतलब आप आतंकवादी देश हैं। कांग्रेस को नहीं दिखा इसमें, वो साफ साफ है। लेकिन जब वो कह रही हैं कि हमने मित्रता का एक नया पैमाना तय किया है, और जब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हमने कोई शर्त रखी है, उसका वो जवाब देती हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ कहते हैं कि कश्मीर में भारत ने दमन किया है, उसका सबूत उसके पास है, क्या इस बात का जवाब है उसमें? हाँ, इसीलिए वो कहते रहे कि हमारे देश में क्या हो रहा है। लेकिन एक जरूरी बात है जो उन्होंने आखिर में कहा, CCIT पास करने के लिए, कि ग्लोबल कन्वेंशन आतंकवाद के खिलाफ। उन्होंने ये कहा और पाकिस्तान को आतंकवादी देश करार नहीं दिया। उसका कारण ये है कि दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत है, अमेरिका को अपनी जरूरत है आतंकवाद अपने लिए कम करने के लिए अफगानिस्तान में, और चीन को इकोनॉमिक जरूरत है रोड बनाने के लिए, हाईवे ग्वादर पोर्ट तक। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो आइसोलेशन करना है, वो ये ग्लोबल कन्वेंशन आतंकवाद के खिलाफ, उसके थ्रू करने की इंडिया की कोशिश है, जिसकी मांग वो कह रही है। 1996 से जिसकी मांग प्रधानमंत्री भी कई मंचों पे कह चुके हैं कि आतंकवाद को परिभाषित करना है। बिल्कुल, और वो परिभाषित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों का ये मानना है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां की आतंकवाद नहीं है, वो लोगों की स्ट्रगल है। जैसे कि फिलिस्तीन में आपने कहा कि नेपाल भी सपोर्ट कर रहा है फिलिस्तीन को, तो फिलिस्तीन में क्या आतंकवाद है कि एक फ्रीडम मूवमेंट है? वैसे ही वही बात पाकिस्तान कश्मीर के बारे में कहता है। इसलिए आतंकवाद की परिभाषा जो है, सब लोग उसमें समन्वय नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा था कि ये जो सुरजेवाला जी की बात है, वो इसलिए हमें नहीं उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवाद देश करार देना ग्लोबल लेवल पे उतना आसान नहीं है भारत के लिए। ये ज्यादा आसान है कि भारत कहे कि देखिए आतंकवाद की हम परिभाषा बनाएं, फिर उस परिभाषा में पाकिस्तान को बाद में लपेटने की कोशिश की जाए। तो मेरे ख्याल से ये सही दिशा में, एक व्यवहारिक दिशा में है ना, ये व्यवहारिक दिशा में, जैसे ग्लोबल डिप्लोमेसी जैसे काम करती है, वैसे वो सड़क में भाषण देने वाला नहीं कर सकते। ज्योति जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब सुषमा स्वराज कह रही हैं कि हमें पुराने समीकरण तोड़ने होंगे, मोह त्यागने होंगे और एहसानों को भुलाना होगा, वो किसकी बात कर रही हैं? एक तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं सुषमा स्वराज की आज के भाषण पर, जिसे जवाब कहा जा रहा है, और दूसरा खासकर मैं इसे थोड़ा समझना चाहता हूं कि पुराने समीकरण तोड़ने की बात कह रही हैं, मोह त्यागने की बात कह रही हैं, वो किसके बारे में कह रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो सुषमा स्वराज का जो बयान था, आज जो भाषण था उनका संयुक्त राष्ट्र में, मुझे लगता है कि एक अच्छा भाषण था, और वो बोलती बहुत ही एक सुंदर तरीके से हैं, और जो जिस तरह से लोकसभा में बोलती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसी से मुझे याद भी आता है कि अभी हाल ही में उड़ी के हमले के बाद आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने अपनी एडवाइजर्स की एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें जो है सुषमा स्वराज शामिल नहीं हुई थी। अब ये नहीं हमें मालूम कि प्रधानमंत्री ने उनको निमंत्रण नहीं दिया था या फिर उनकी तबीयत खराब थी या जो भी है, लेकिन उनको वहां पे होना चाहिए था। और जिस तरह से उन्होंने आज भारत का जो पक्ष रखा, मुझे लगता है अच्छा पक्ष रखा। एक कोशिश की पाकिस्तान को एक जो है टेररिस्ट स्टेट नहीं कहेंगे, लेकिन एक जो है पूरे आतंकवाद को लेकर उन्होंने जो बार बार जैसे कहा कि पाकिस्तान की जमीन से जो है आतंक भारत की तरफ आ रहा है। लेकिन आपका जो एक दूसरा सवाल है वो भी बहुत अहम है कि क्या इस तरह के भाषणों से जो दुनिया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, क्या ये पाकिस्तान को वाकई में एक आतंकी देश जो है उसका करार देगा या नहीं? और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, और वो इसीलिए है कि देखिए बायलैटरली अगर आप देखें भारत और अमेरिका के बीच जो बहुत ही अच्छे संबंध हैं, और मेरे हिसाब से जो अभी प्रधानमंत्री ने केरल में जो स्पीच जो कही थी, जिसमें उन्होंने एक जो
वॉर रेटरिक जो है, जो जंगबाजी जो थोड़ा सा उसको जो कम हुई है, मेरे ख्याल से अमेरिका और खास करके अमेरिका और बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी भारत से कहा होगा, प्रधानमंत्री मोदी से साफ कहा होगा कि आप जो है अभी मिलिट्री ऑप्शन ना करें, और क्योंकि पाकिस्तान भी एक हाई अलर्ट पे पहुंच गया, चला गया है, तो आप मिलिट्री ऑप्शन के अलावा जो बाकी जो ऑप्शंस हैं आप उनकी तरफ जो है गौर करें, चाहे डिप्लोमेटिक हुआ या बाकी जो ऑप्शंस हैं मीडिया के हवाले। और तीसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अमेरिका ने ये भी कहा है, जो सुनने में आता है भारत को, कि अगर आप कोवर्ट स्ट्राइक करें, यानी पर्दे के पीछे अगर पाकिस्तान के अंदर जाकर कोई कोवर्ट स्ट्राइक करें, जिसमें आप जो इस हमलों के जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको अगर आप निकालना चाहें, तो हम जो है उस पे कुछ नहीं करेंगे। जैसे आपको याद होगा उसामा बिन लादेन को जिस तरह से अमेरिकी उन्होंने उधर से एबटाबाद से जो उनको निकाला पाकिस्तान के अंदर से, तो अब ये मैं नहीं जानती कि भारत को इस तरह की कैपेबिलिटी है या नहीं। और आखिरी आपके सवाल का आखिरी जवाब मेरा ये है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उड़ी के हमले के बाद सिर्फ रूस एकलौता एक देश था जिसने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान की ज़मीन से, पाकिस्तान की तरफ से जो है ये हमला हुआ है। पूरी दुनिया में कोई भी किसी भी देश ने इस तरीके से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जाहिर है भारत का पक्ष ज़रूर लिया था आतंकवाद को लेकर, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया रूस के सिवाय। ज्योति जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारत को अब ज्यादा मुखर रूप से पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। सुषमा स्वराज का भाषण क्या उस दिशा में देखा जा सकता है, यह ध्यान में रखते हुए कि हाल फिलहाल में G20 के भाषण में प्रधानमंत्री ने खुद ही इसी तरह से स्पष्ट रूप से कहा कि एक देश है जो आतंकवाद को, जो मेरे पड़ोस में एक आतंकवाद को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, उसके बाद आज सुषमा स्वराज ने भी कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक तय करना होगा कि ये जो पड़ोसी देश है भारत का, इसके साथ क्या रवैया अपनाया जाए। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो तो इसका जवाब दे ही नहीं रही है। और मुझे ये भी लगता है रवीश कि जब तक भारत अपनी कश्मीर घाटी में, जो हमारे यहाँ जो इतने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं कश्मीर घाटी के अंदर, जो पिछले 75 दिन से जो कर्फ्यू अभी भी नहीं हट गया है, जब तक आप अपने घर के अंदर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं सुलझाएंगे, तब तक जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी, देखिए जो दुनिया है वो थक गई है इन भारत और पाकिस्तान के जो इन प्रॉब्लम्स को लेकर। और आज की तारीख में मैं समझती हूं कि भारत खुशकिस्मत है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक अमेरिका के अंदर चुनाव भी होने जा रहा है अगले ही एक महीने के अंदर, 6 हफ्ते में। उसके बाद जो है बाकी यूरोपियन यूनियन अपने जो रेफ्यूजीज हैं, जो खाड़ी देशों से रेफ्यूजीज आ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बहुत सी इश्यूज हैं। सिर्फ भारत और पाकिस्तान का एक इशू नहीं है। जाहिर है कि दुनिया चाहती है कि भारत और पाकिस्तान वापस बातचीत करने लगे, कश्मीर के अंदर जो भी हो रहा है वो बंद हो, हम अपने कश्मीरियों के साथ जो है डायलॉग शुरू करें। और ये जो एक ट्राइलैटरल, एक त्रिकोण, जो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से एक जो ट्राइलैटरल डायलॉग उस वक्त भी जो शुरू हुआ था, और आज की तारीख में इसको एक नए सिरे से इसकी आरंभ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान, दिल्ली और श्रीनगर के बीच जिस तरह से सुषमा जी ने जोर देकर कहा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। कश्मीर पे नवाज शरीफ ने काफ़ी लंबा एक पन्ना 1.5 पन्ना का भाषण दिया है जो प्रिंट आउट निकला है। उन सारे जवाब का एक लाइन में उन्होंने जवाब दे दिया कि ये हमारा अभिन्न अंग है। अभी ज्योति कह रही थी कि पहले एक त्रिपक्षीय वार्ता का माहौल होता था या बात होती थी। क्या ये एक भारत की तरफ से ये स्पष्ट रूप से ऐलान है कि अब हम उस पर बात ही नहीं करेंगे कश्मीर पे? नहीं, ये तो भारत का रवैया काफ़ी टाइम से रहा है
कि कश्मीर पे भारत बात करना नहीं चाहता है। अगर कहता भी हम करेंगे तो बिल्कुल जैसे कि बहुत बड़ा आपके एहसान कर दिया हो कश्मीर में बात करके, और कश्मीर में कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। एक तरफ कहते हैं कश्मीर में कोई समस्या है ही नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं समस्या है, बाद में हमें याद आया कि वो पीओके भी वापस लेना है, तो पीओके के बारे में बात कर लीजिए। देखिए अब ये अगर बिग पिक्चर देखें हम, तो भारत एक रीजनल पावर है, राइजिंग ग्लोबल पावर है, लेकिन हर साल हम यूएन में जाके खाली अपनी ये डोमेस्टिक घर की पाकिस्तान कश्मीर की लड़ाई लड़ते हैं। दुनिया कहता है कि भाई भारत आओ, आप कोई बड़ी बातें करो, हमसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात करो, एनर्जी की बात करो, रेफ्यूजी से बात करो, एक दुनिया पे लीडरशिप दिखाओ, लेकिन आप अपने में लगे हुए हैं। आप चाहते हैं, मैं हैरान हूं कि नेपाल ने फिलिस्तीन की बात की। जी, आप चाहते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिले, लेकिन आप, दुनिया कहती है आप पहले अपना झगड़ा तय कर लो, ये इंडिया पाकिस्तान कश्मीर का, तो इंडिया को लीडरशिप दिखानी पड़ेगी कश्मीर समस्या को हल करने में। आप पाकिस्तान के घरेलू दर्शकों के लिए ज्यादातर था कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, पर वो बलूचिस्तान का जिक्र कर रही हैं। एक बात, क्या ये नहीं लगता कि भारत ने आतंकवाद के मसले पे अपना एजेंडा टॉप पे कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब पाकिस्तान को फंसाना है या घेरना है तो उस मामले में? जी देखिए, ये जो बलूचिस्तान की बात आपने बोली, इसमें एक दिलचस्प सवाल है मेरा कि उरी के बाद, उरी से पहले ही 15 अगस्त की स्पीच से मोदी जी की, भारत ने बलूचिस्तान करना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ? उरी हुआ। क्या हमारे बलूचिस्तान को उठाने से आतंकवाद कम हो गया? उनके बलूचिस्तान का जिक्र करते ही बगुती साहब टीवी पर आने लगे, जैसे कि वो लाइव लगाकर बैठे, तो उन्हें भाषण का हिस्सा पहले से मालूम था कि अब होने वाला है, तो मेरा वो बाकी में कई साल से लाइन लगा के बैठे थे। हाँ। इस मौके का बहुत हैरान हो गया इतनी जल्दी वो टीवी पे आ गया। लेकिन ये जो बलूचिस्तान का जो मेंशन किया जा रहा है, हमें इसमें ये सोचना होगा कि क्या हमें इससे लाभ हो रहा है कि क्या इससे पाकिस्तान और आतंकवाद करेगा। लेकिन जब वो कह रही हैं कि मैं खुद इस्लामाबाद गई थी, तब कोई शर्त नहीं रखी है ना, मैं खुद प्रधानमंत्री लाहौर गए, तब कोई शर्त नहीं रखी उन्होंने, लेकिन एक जिक्र उनके पिछले भाषण में था कि उफा में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच जो बातचीत हुई है कि उस पर हम चलें, एनएसए लेवल की बातचीत करें जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा हो, आतंकवाद से जुड़े चर्चा हो, और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों देशों के उन सीमा पर जो हालात हैं उनकी बातचीत हो। तो अब वो उससे और इससे अब काफी कुछ बदल गया है वो बातचीत। देखिए, ये बात सच है कि मोदी सरकार ने भी पिछले सरकारों की तरह पाकिस्तान से बात करने की कोशिश करी। पहले दिन बुलाया स्वेरिंग इन पे, शपथ ग्रहण पे, सुषमा जी इस्लामाबाद गई, मोदी जी लाहौर गए, बहुत कोशिश करी, लेकिन हर कोशिश के बाद इस तरीके का आतंकी हमला होता है। लेकिन मोदी सरकार की भी ये गलती है कि पाकिस्तान पे आज कुछ पॉलिसी है, कल बदल गई, कहा हुर्रियत से मत मिलो, फिर मिलने दिया, कहा टेरर एंड टॉक साथ में नहीं चलेगा, लेकिन फिर पठानकोट के बाद फॉरेन सेक्रेटरी तब भी बात कर रहे हैं। तो एक मोदी सरकार में भी एक कंफ्यूजन बना हुआ, अभी तक बना हुआ। अभी भी आप देखें कि अगर हम एक तरफ कह रहे हैं कि जंग हम लड़ेंगे गरीबी की, और दूसरी तरफ हम लगे हुए हैं बलूचिस्तान ये, इंडस वाटर ट्रीटी ये, तो मतलब पॉलिसी हमारी जो कंफ्यूजन है, जैसी उनकी तरफ कंफ्यूजन है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि हालात अच्छे हों, दोस्ती बने, लेकिन आर्मी बीच में आ जाती है, वैसे हमारी तरफ भी कुछ कंफ्यूजन है। ज्योति जी, जिस तरह से हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी जो यूएन में है, उन्होंने जवाब देते वक्त पाकिस्तान को करीब करीब आतंकवादी देश कहा, क्या सुषमा स्वराज ने उस तरह से कहा, मतलब उतनी स्पष्टता के साथ? या दर्शकों को भी ये पता होना चाहिए कि क्या विदेश मंत्री के स्तर पर ये बात इतने आसानी से कही जा सकती है, या कुछ बातें अधिकारियों के जरिए ही कही जाएं तो ज्यादा बेहतर रहती है? जी, जाहिर है कि अधिक जो इनाम गंभीर है, जो हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो बातें की, और अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि विदेश मंत्री या फिर प्रधानमंत्री का एक स्टेचर होता है, तो आप जो है उस तरीके से ही आपको बातें करनी चाहिए। और जो एक अधिकारी बात कहता है या कहती हैं, तो वो विदेश मंत्री, मुझे लगता है कि उनको एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से, जो मुझे लगता है कि आज सुषमा जी का जो भाषण था, और देखिए जो उन्होंने बात कही कि हम
कि प्रधानमंत्री लाहौर गए, मैं भी पाकिस्तान जो है बार बार वो भी गई हैं पाकिस्तान, और वो तो मुशर्रफ के ज़माने से पाकिस्तान जा रही हैं। रवीश, आप जानते हैं कि सुषमा जी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड किस्म की नेता हैं, और उनको पाकिस्तान का जो नब्ज़ है बहुत ही अच्छी तरह वो समझती हैं। और देखिए, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो त्रिपक्षीय वार्ता की जो हम बात पहले कर रहे थे, ये ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ है। मुशर्रफ के ज़माने में आपको याद होगा दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बातचीत शुरू हुई थी, दिल्ली और श्रीनगर के बीच बातचीत शुरू हुई थी। और ये भी बात सही है कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, ISI उनको कह लें या जो बाकी हैं, उनका काफ़ी कनेक्शन रहता है कश्मीर घाटी के अंदर। तो जब वहां से संकेत आता है कश्मीर में, तब बातचीत भी शुरू होती है। मुशर्रफ, आपको याद होगा, मुशर्रफ ने हुर्रियत से कहा कि बस अब आप थोड़ा सा ठंडा हो जाइए और भारत के साथ बातचीत कीजिए। तो ये जो ट्राइलैटरल, जो एक किस्म से ट्राइलैटरल जो बातचीत है, मुझे लगता है देखिए भारत का और कोई दूसरा चारा नहीं है, बातचीत शुरू करनी होगी। ठीक है, एक संक्षेप में जवाब चाहते हैं कि बुरहान वानी को नवाज शरीफ ने यंग लीडर कहा, सुषमा जी ने एक बहादुर अली जो दूसरा आतंकवादी कब्जे में है भारत के, उसका जिक्र किया, लेकिन क्या वो बुरहान वानी का जवाब नहीं दे सकती थी? मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए था। नहीं देना चाहिए, हाँ, क्योंकि जैसा कि ज्योति जी कह रही है, उनको शोभा नहीं आता कि बिल्कुल उस लेवल पे तू मैं करें। और बुरहान वानी का जवाब इनाम गंभीर ने बेहतरीन तरीके से दे दिया, और उसकी अब की कोई जरूरत नहीं थी। जी, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से जो जवाब दिया, मुझे बार बार यही परेशान कर रही है कि इतनी मुखरता से बोलने के बावजूद ये सारी चिंताएं ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका की भाषणों में क्यों नहीं आई? क्योंकि उन सबको पाकिस्तान की जरूरत है, और ये भारत भी जानता है। ये भारत भी जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम चाहते हैं कि सुषमा जी के भाषण का जो दूसरा हिस्सा है, लंबा थोड़ा सा बड़ा, वो भी हम आपको सुनाना चाहते हैं, फिर ब्रेक पे चले जाएंगे। 21 तारीख को इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के संबंध में 2 बातें कही, जिनका जवाब देना चाहूंगी। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूं यहां कि आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत जो शर्तें बातचीत के लिए लगा रहा है वो हमें मंजूर नहीं है। ये समझ नहीं रही कौन सी शर्त, किस शर्त की बात की जा रही है। हमारे शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समारोह में आने का न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था, तो क्या कोई शर्त रखी थी? मैं स्वयं इस्लामाबाद गई थी और कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग हमने शुरू किया था इकट्ठे बैठकर। क्या कोई शर्त रखी थी? प्रधानमंत्री मोदी काबुल से दिल्ली आते हुए लाहौर उतर गए थे, कोई शर्त लगा कर गए थे क्या? ये कौन सी शर्तों की बात हो रही है? सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि शर्तों के आधार पर नहीं, मित्रता के आधार पर हमने पाकिस्तान के साथ सारे के सारे विवाद सुलझाने की पहल की थी, और मित्रता भी सहजता की तरफ जा रही थी। कभी ईद की शुभकामनाएं, कभी क्रिकेट की शुभकामनाएं, कभी स्वास्थ्य के हाल का कुशलक्षेम। हमने 2 बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था। लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली। मैं पूछना चाहती हूं, हम शर्तें लगा रहे हैं या आप दूसरी नीयत दिखा रहे हैं? बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास, जिंदा, कि सीमा पार से आतंकवादी आया है, लिखित में सबूत है हमारे पास उसका। कि मैं एक चीज यहां बता दूं, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके या इस तरह के भड़काऊ बयान देकर
वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है। तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। केरल के कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। आमतौर पर कार्यकारिणी या परिषद की बैठक या किसी भी पार्टी की बैठकों को हम भीतर से नहीं देख पाते और न जान पाते हैं। वहां प्रमुख नेताओं के बयान से ही वो परिषद चर्चा में आती है, कार्यकारिणी की बात होती है। लेकिन वहां आने वाले कार्यकर्ता कौन होते हैं, सदस्य कौन होते हैं और उनकी नजर में पार्टी कितनी बदली है, बीजेपी में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, भीतर से देखने वालों की नजर में ये पार्टी पहले की तुलना में या राष्ट्रीय परिषद पहले की तुलना में कितनी बदल गई है, इसी नजर से देखने का प्रयास किया हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने। कहते थे कि जनसंघ के दीप में तेल नहीं, सत्ता चलाना कोई खेल नहीं, और वहां से हम चले और आज यहां तक पहुंचे। अमर रहे भारत माता की, भारत माता की। जनसंघ के चुनाव चिन्ह दीपक के बारे में लगा ये नारा उसके नए रूप बीजेपी का सन 84 तक पीछा करता रहा, जब उसे महज 2 सीटें मिली। 2014 में अपने बूते सरकार बनाने वाली पार्टी के लिए अब ये बीती बात है। दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अमित शाह तक, कालीकट से लेकर कोझिकोड तक और जनसंघ से लेकर के भाजपा तक, ये एक लंबी यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके 282 सांसद हैं, 13 से अधिक राज्यों में उसकी सरकारें हैं, 1000 से ज़्यादा विधायक हैं और करीब 300 से ज़्यादा सांसद हैं। ये एक लंबी यात्रा है बीजेपी की और हमने इस यात्रा को करीब 1 दशक से बेहद नज़दीकी के साथ देखा है। मेरे अपने कई अनुभव हैं भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को लेकर। जब बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसके बाद पार्टी किस तरह से लगातार 2 लोकसभा चुनाव में हारी और अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। मैं आपको ले चलूंगा अपने सफर पर, दिखाने के लिए कि किस तरह से बीजेपी में बदलाव आ रहे हैं संगठन के स्तर पर। देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मुझे मालूम है चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई थी। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी उस समय अध्यक्ष थे। तो जो कैबिनेट मीटिंग का स्थान है उस पर राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हो गई थी और पंजाब भवन, जिसके कुल मिलाकर 20, 25, 30 कमरे हैं, उसमें बैठक हो गई थी। और आज राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक होती है तो आपको 10-10 स्थान बुक करवाने पड़ते हैं। उपेक्षा से अपेक्षा, निराशा से आशा, कमजोरी से शक्ति, मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी की एक खास बात जरूर है कि ये किसी व्यक्ति की केंद्रित पार्टी नहीं है, एक विचारधारा केंद्रित पार्टी है और इसीलिए इसमें व्यक्ति जो है उन पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है। हालांकि हाल के दिनों में इसमें एक बदलाव भी देखने को मिला है, जिस तरह से कई सारी चीज़ें नई तकनीक के साथ बदली हैं और ये बीजेपी के भीतर भी एक तरह का परिवर्तन इसके बाद देखने को मिला है। During that time, it was purely a cadre-based party. Now it has become mass-based party, and now formerly it was called a North Indian party. Now it is a Pan-Indian party. ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है। इसमें आप देख रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय वो कालीकट में जो 1967 में जनसंघ का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि उनको अध्यक्ष चुना गया था, वहाँ पर वो दीप जला करके कार्य परिषद की जो बैठक है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी ने आज करीब 49 साल बाद दीनदयाल उपाध्याय की उसी स्मृति को संजोने का प्रयास किया है इस बैठक के जरिए। ये जो प्रदर्शनी है यहाँ पर कुछ और भी पुराने फोटोग्राफ्स लगाए गए और ये वो सारी यादें हैं जो बीजेपी अपने इन कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहती है कि किस तरह से ये एक आंदोलन शुरू हुआ है, खड़ा हुआ है और एक के बाद एक समय के साथ इसमें बदलाव आते गए हैं। ये केरल है जहाँ 10-20 साल पहले बीजेपी का मानो इसका ही कुछ ये नहीं लगा। आज देखो, कल वहाँ तो जो प्रोग्राम हुआ था उसमें देखो 2.5 लाख लोग आए। ये बदलाव है, आप देख सकते हैं, बदलाव और आएगा। युवा पीढ़ी हमारे साथ ज्यादा जुड़ रही है और बढ़िया बात है, बुद्धिजीवी लोग अब बीजेपी में आना अपना गौरव मानते हैं। ये संक्रांति काल है। वैसे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी की, ये एक जोड़ी की तस्वीर है।
जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक ये जो पूरी विचारधारा है जोड़ी के आधार पर ही चलती रही है। शुरुआत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय थे, फिर कई दशकों तक अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी की जोड़ी चली और अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी अगले कई साल तक बीजेपी को आगे लेकर के जाएगी। जैसा मैंने पहले जिक्र किया था कि समय के साथ कुछ बदलाव हुआ है, पार्टी व्यक्ति केंद्रित भी होती गई है, इसको लेकर के आलोचनाओं का शिकार भी हुई है, लेकिन यह जरूर कहा जाता है कि पार्टी में जो भी फैसले होते हैं वो मिलजुल करके लिए जाते हैं। लेकिन हाल में हमने देखा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद जो फैसले लिए जा रहे हैं उन्हें लेने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। जहां तक सामूहिक नेतृत्व की बात है, अब ये पक्के तौर पर कहा जाने लगा है कि अधिकांश फैसले उन्हीं दो लोगों की सहमति से, दो नेताओं की सहमति से लिए जाते हैं। तो ये भी एक बदलाव है जो नेतृत्व के काम करने में, नेतृत्व के फैसले लेने के तरीके में भारतीय जनता पार्टी में समय के साथ साथ बदला है। पुराने कार्यकर्ताओं को दीनदयाल उपाध्याय की यादें अब भी ताजा हैं। दीनदयाल उपाध्याय से नरेंद्र मोदी, अमित शाह तक के पार्टी के सफर पर भी उनका अपना नजरिया है। कहने का मतलब एनडीटीवी लोग 24 घंटा देखते हैं। मोदी को जब आप देखेंगे जब हम देखेंगे। अच्छा। और मैं जनसंघ के टाइम से इधर काम करता हूँ। 67 से जनसंघ के टाइम से ये पार्टी को बिलीव करता हूँ। जब 67 में आप थे उस अच्छा, दीनदयाल जी के साथ में था। उस समय अपना प्रेसिडेंट था प्रोफेसर बलराज मधोक, उन्होंने अपना मलयालम में भाषण किया था, हमको अभी भी याद है। बलराज मधोक जी ने मलयालम में भाषण दिया था, संबोधित किया था। और मधोक जी ने भी धोती बन के आए थे उस समय। अब जैसे केरला स्टाइल में गली गली में यही बोल रहे थे, केरल से भी आई आवाज, जल्दी बनाओ जनसंघ राज। एक लंबी लड़ाई बीजेपी ने जनसंघ से लेकर के भाजपा तक केरल में लड़ी है और इतनी लंबी लड़ाई के बाद उसको पहली बार इस विधानसभा चुनाव में एक सीट जीतने को मिली और 15% वोट बीजेपी को केरल में मिले हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने केरल में इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक को करने का फैसला भी किया है ताकि यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनका हौसला बढ़ाया सके। संगठन मजबूत करने और बीजेपी का विस्तार करने की अमित शाह की रणनीति से पार्टी कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कई जगह कार्यालय नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय खोलकर हर जिले के अंदर, ताकि कार्यालय के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से काम चले संगठन का, इसकी कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से इसके परिणाम निश्चित रूप से आएंगे। भारत के बारे में हम कहते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो हाथी की तरह है, धीरे धीरे चलती है, लेकिन कई बार जब राजनीतिक पार्टियां जल्दी में चलती हैं तो कई चीज़ें पीछे भी छूट जाती हैं। बीजेपी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है, जो आलोचक है वो सवाल उठाते हैं कि क्या बीजेपी जब बदली है, लंबा सफर तय किया तो कई चीज़ें पीछे छूट गई हैं। पारंपरिक मूल्यों की पार्टी बात करती है, मगर ये भी देखने में आया कि जब विपक्ष में पार्टी होती है तो उसकी जुबान कुछ और होती है और सत्ता में आने के बाद उसकी जुबान बदल जाती है। हाल ही में जो उड़ी में घटना हुई है वो एक ताज़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे तब उनकी भाषा अलग थी और अब उनकी भाषा सरकार में आने के बाद पूरी तरह से बदल गई है। विपक्ष में रहते हुए युद्ध और उन्माद और सत्ता में आते ही अमन के बोल, पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं पर पूरा भरोसा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो उड़ी में हुआ है, जो सैनिकों की शहीदियां हुई है, उसका किसी न किसी रूप में अवश्य बदला लिया जाएगा और अगर उसके लिए युद्ध भी शायद लड़ना पड़ेगा तो मोदी जी उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित रूप से श्रद्धेय मोदी जी 18 जवानों का जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला अवश्य लेंगे। भाषण खत्म होने के बाद ही मुझे लंदन से एक फोन आया अपने भाई का, मित्र का। वो कह रहे थे आज हमारा सीना चौड़ा हो गया है। बीजेपी की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। बाहर से लोग आते हैं तो घर में विरोध आता है। पुराने लोग हाशिए पर जा रहे हैं। चुनाव जीतना, सरकार बनाना ही सफलता की कसौटी बनता जा रहा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का भरोसा बनाए रखने के लिए नेतृत्व को काफी कुछ करना होगा। अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी चुनावी युद्ध लड़ने वाली एक बड़ी मशीन बन गई है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक खत्म होते ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तारीख बता दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी खत्म होने के 1 महीने के भीतर ही प्रदेश, फिर जिला, फिर ब्लॉक स्तर की मीटिंग होगी, यानी ऊपर से संदेश नीचे तक पहुंचेगा। कार्यकर्ताओं को 24 घंटे 365 दिन काम करना है। ये हाल तब है जब पार्टी सत्ता में है। अमूमन होता ऐसा है कि सत्ता में आने पर संगठन क्षीण पड़ जाता है, मगर जनसंघ से बीजेपी तक की इस लंबी यात्रा में बीजेपी ने जो कई मुकाम देखे हैं उसमें अब ये पार्टी एक नया रूप भी ले चुकी है। कालीकट में कैमरामैन अशोक महाले के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।